हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसाप्सस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल, साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। और इस सेट से मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है और सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस पेपर को एनालाइज करने के बाद में पिक किया है। तो ये सेट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हो सकता है आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन इस सेट से दिखने को मिल जाए। और यदि आप लोग इस सेट्स का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपडेट कर दिया है, तो आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ नोट को डाउनलोड करके रेगुलर वे में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। पहले तो आपको वीडियो को होल्ड करके क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना है और जितना हो सके क्वेश्चंस को नेपाली और बंगाली में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है आपके एग्जाम का जो लैंग्वेज होने वाला है वो नेपाली और बंगाली होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस को इंग्लिश में रीड करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या लिखा हुआ है। आपको वीडियो को होल्ड करके पहले तो क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर या बोलेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले सम निकालेंगे। सम किसका, फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से लेकर 97 तक। ओके, जितने भी नेचुरल नंबर्स है इन सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। क्लियर। तो सम निकालने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला आता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + 2 + 3। इस प्रकार से यदि हमारे पास में एन नेचुरल नंबर है, ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एन किसके बराबर है, एन 97 के बराबर है। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ से सम को रख देंगे। देखिए जो सम है वो किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये सम है। क्लियर। अब देखिए नंबर कितने, नंबर 97 है और 97 किसके बराबर है, 97 एन के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ पर 97 के बदले हम लोग लिख देंगे एन। चलिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। एन से एन कट गया, एन मतलब 97 प्लस 1 कितना होगा, 98 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमारे पास में जो उत्तर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का वो 49 आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप लोग चाहे तो मेंटली कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बस आपको नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, एपी सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो को होल्ड कीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देखिए द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशंस आर 45। एक एग्जाम में 22 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 22 स्टूडेंट्स, और इनका जो एवरेज हमें गिवन है, एवरेज मार्क्स वो कितना है, 45। क्लियर। तो हम लोग यहाँ से इनका टोटल सम निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। क्लियर। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 45 गुना 22 करने पर कितना आएगा, 990। अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 10 कैंडिडेट इज 55 एंड दोज ऑफ लास्ट 11 इज 40। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले 10 कैंडिडेट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो हमें कितना गिवन है, 55, और नेक्स्ट हमारे पास में जो 11 स्टूडेंट्स है इनका जो एवरेज हमें गिवन है वो 40 गिवन है। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं 21 स्टूडेंट्स का सम। क्लियर। तो यहाँ से सम कितना आएगा, देखिए गुना गुना कर लेंगे यहाँ पर 550 और यहाँ से हमारे पास में 440 आएगा। तो टोटल सम हमारे पास में कितना आ रहा है, यहाँ से भी 990 आ रहा है। क्लियर। लेकिन ये 21 स्टूडेंट्स का सम है और ये कितने स्टूडेंट्स का सम था, ये 22 स्टूडेंट्स का सम था। क्लियर। ओके। अब हम क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 11th कैंडिडेट। हम लोग को बताना है कि जो 11th कैंडिडेट था इसने कितना स्कोर किया था। ठीक है, तो 11th कैंडिडेट का मार्क्स या स्कोर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 22 स्टूडेंट्स है, जो जिसका सम कितना है बताइए, 990, यानी कि 22 स्टूडेंट्स के सम में से यदि हम लोग 21 स्टूडेंट्स के सम को माइनस कर देंगे जो कि 990 है। ओके, तो जो स्कोर आएगा, जो 11th स्टूडेंट्स का जो स्कोर हमारे सामने आएगा वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 0। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल था। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ₹12,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 12,000 रुपए को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। सच दैट, इस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 1/2 years
एट 16% पर एनम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए 12,000 रुपये को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो भाग में डिवाइड करना है, ठीक है, क्लियर। और जो फर्स्ट पार्ट में जो 3% रेट पर 12% रेट पर 3 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, 4.5 साल में 16% रेट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते, मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि उसने फर्स्ट पार्ट में एक्स रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में कितना रुपये, एक्स रुपये, और जो सेकंड पार्ट है उसको मान लेते हैं वाई रुपये के बराबर, क्लियर। तो इन दोनों से जो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिला ना वो बराबर है बोल के बोल रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हमारे पास है प्रिंसिपल एक्स रुपये, जो फर्स्ट कंडीशन में हमें टाइम और रेट गिवन है वो 12% और, ठीक है ना, जो टाइम है वो कितना है, 3 साल। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो पी आर टी बाई 100 के बराबर आएगा, क्लियर। और यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास में कितना, वाई रुपये, ओके। तो वाई रुपये पर कितने परसेंट रेट पर, 16% रेट पर, कितने साल में, 4.5 साल, यानी कि 9/2 साल में जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये दो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट, हमें पहले भाग और दूसरे भाग का, ठीक है ना, रेशियो बताना है, यानी कि एक्स रेशियो वाई बताना है। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल, ओके, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, क्लियर, ओके, 3 × 3 9 और ये 9 कैंसिल, 2 से ये कितनी बार भाग जाएगी, 2 से ये 2 बार, यानी कि हमारे पास में क्या बचा बोलने से x इक्वल टू 2y के बराबर आया, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि देखिए जो x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी कि जो 12,000 रुपये था वो किस रेशियो में डिवाइड किया गया था, 2:1 के रेशियो में, ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ओके, क्लियर। अब देखिए अगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन प्रिंसिपल पूछता तो दोनों भाग में दिया गया जो प्रिंसिपल पूछता तो हम लोग क्या करते, 12,000 रुपये को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देते, क्लियर, ओके। तो हमारे पास में आंसर आ जाता 8,000 और 4,000। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए किसी नंबर का 1/3, ओके, और इस 1/3 का 1/4 भाग किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो हमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, 3/10 ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का 3/10 भाग बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से नंबर निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, कितना आएगा देखिए 15 4 60 और 60 × 3 कितना होगा, 180। तो यहाँ से हमारे पास में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को 15 × 4 × 3 करना है, क्लियर। अब देखिए हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, 3/10, हमें क्या बोल रहा है, 3/10 ऑफ दैट नंबर, नंबर कितना है 180, 180 का 3/10 भाग चाहिए, तो कितना आएगा बताइए, 18 54। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी इस क्वेश्चन का दोबारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए नंबर सिस्टम का, बाई हाउ मच इज 3/4 ऑफ 568, क्या बोल रहा है कि 3/4 ऑफ 568, ओके, इज लेसर देन 7/8 ऑफ 1008। ये कितना कम है बोल के बोल रहा है, यानी कि जो 7/8 है ना, 7/8 किसका, 1000 का, 1008 का। तो ये 1008 का जो 7/8 से ये 3/4 568 का ये कितना कम है ये बताना है। तो हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कुछ करना ही नहीं है, 8 से भाग करेंगे तो 12 8 96, 8 छक 48, ओके, 126 बार गुना करेंगे, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हाथ में 1, 7 की 7 और 1 8, 882, क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 से 14 बार ये 8 है, ठीक है ना, 14 बार 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 के 3 और 1 4, क्लियर। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे, देखिए 12 में 6 घटाएंगे तो 6, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 8 में 2 घटाएंगे, 12 में से 6 और यहाँ पर देखिए 7 में 2 घटाएंगे तो ये 5, ये आ जाएगा आपका 456 के बराबर, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मल सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ अ नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नंबर है, मान लेते हैं वो एक्स है, एक्स को ऐड कर दिया जाता है किसमें, इसी के 2/5 में, ओके, यानी कि एक्स के ही 2/5 में ऐड किया जाता है, तो जो वैल्यू हमें मिलता है वो किसके बराबर मिलता है, वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 455, यानी कि हमें वैल्यू मिलता है 455 के बराबर, क्लियर। तो हम लोग को बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज द नंबर, यानी कि एक्स का मान बताना है। तो इसको चेक कर लेंगे कितना आएगा, देखिए सिंप्लीफाई करने पर 5x + 2x 7x 5 5, ओके, 455। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे यहाँ पर, 7 छक 42, ओके, 3 बचा, 7 पंचे 35। एक्स का जो मान आएगा हमारे पास है 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 छक 30 और 2 32, 325 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ लेते। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 37.5 मिनट एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप से, ठीक है ना, दो पाइप से हमारे पास है, पाइप ए और पाइप बी मान लेते हैं। एक पाइप, जो पाइप है वो 37.5 मिनट लेता है किसी टैंकी को भरने के लिए। 37.5 मिनट का मतलब होता है 75/2। ओके, 75 का आधा होता है 37। और जो दूसरा पाइप है पाइप बी, वो 45 मिनट में टैंकी को भर देता है। तो यहाँ से हमारे पास में जो टोटल कैपेसिटी आएगा वो 225, ठीक है ना, 225 लीटर बोलिए, यूनिट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हो। तो भाग करेंगे तो यहाँ से हम लोग को पाइप ए और पाइप बी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो एफिशिएंसी चेक कर लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते देखिए, 75 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगी, 3 से 2 को गुना कर देंगे तो 6, ये पाइप ए का एफिशिएंसी है। 45 से भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगी। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। बोथ द पाइप्स, पहले तो हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है ना, एफिशिएंसी और टोटल कैपेसिटी। बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों को खोल दिया जाता है। द सिस्टम्स विल बी फिल्ड जस्ट इन हाफ एन आवर। तो देखो दोनों पाइप को खोलने के बाद में जो टैंकी है ना, वो आधा घंटे में भरता है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस दिया है, इफ द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर। तो इसके लिए पाइप बी को कितने मिनट बाद में बंद करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए पाइप बी को बंद करने की बात की जा रही है यहाँ पर, इसका मतलब पाइप ए को ऑफ नहीं किया है, ठीक है ना, पाइप ए को बंद नहीं किया है। इसका मतलब पाइप ए जो है ना वो पूरे 30 मिनट तक टैंकी को भरेगा अकेला। क्लियर। तो 30 मिनट में पाइप ए जो है ना वो कितना लीटर पानी भर देता है, 180 लीटर, या बोलेंगे 180 यूनिट के बराबर। टोटल कैपेसिटी कितना था, 225। तो 225 में से आधा घंटे में जो पाइप ए है इसने कितना भरा, 180 भरा। इसका मतलब जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग वर्क जो है ना वो किसने किया होगा, 45 लीटर किसने भरा होगा, 45 लीटर भरा होगा पाइप बी ने। क्लियर। अब 45 बी को, सॉरी 45 लीटर को भरने के लिए पाइप बी को लगा हुआ समय हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। टाइम कितना लगेगा, टाइम का मतलब होता है टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। ओके, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, पाइप बी को भरने के लिए 45 लीटर। ओके, और पाइप बी का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 5। ओके, तो 5 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार, लेकिन 9 मिनट। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी ने 9 मिनट तक साथ में भरा, और उसके बाद में पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, और जो बचा हुआ जो पार्ट है ना वो पाइप ए टैंकी को 30 मिनट में पूरी तरह से भर देता है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। द पैरामीटर्स ऑफ अ सर्कल, अ स्क्वायर एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सेम। क्या बोल रहा है कि हमारे पास में 3 चीजें यहाँ पर, एक तो सर्कल है, ठीक है, दूसरा हमारे पास में स्क्वायर है, और तीसरा हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्लियर। इन तीनों का जो पैरामीटर है, यानी कि सम ऑफ द साइड्स, पैरामीटर कितना है बताइए, पैरामीटर हमारे पास में बराबर, तीनों का पैरामीटर बराबर है। और आपको एक बात याद रखना है कि यदि, ठीक है ना, सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर का पैरामीटर यदि सेम हो, तो इनका जो एरिया होता है ना, एरिया, तो सबसे बड़ा जो एरिया होगा ना, अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको मेंसुरेशंस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया जनरली स्क्वायर के एरिया से ज्यादा होता है, ठीक है, स्क्वायर के एरिया से ज्यादा होगा। और जो स्क्वायर का जो एरिया होता है ये ट्राइंगल के एरिया से, ठीक है, ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। और ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एज इट इज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ओके, ये बात आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में फंस सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। एक ऑफिस में 40% स्टाफ फीमेल है। ओके, फीमेल है कितना, 40%। इसका मतलब 60% कौन होगा, 60% होगा हमारे पास में मेल है, ठीक है ना। और यदि टोटल स्टाफ 100 है, तो 100 स्टाफ में से 40 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे, 60। अब आप आगे क्या बोल रहे थे कि 70% ऑफ द फीमेल्स स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर अनमैरिड। 70% फीमेल अनमैरिड है, और 50%, सॉरी अनमैरिड नहीं, मैरिड है, ठीक है ना। 70% फीमेल मैरिड है, और कितना, 50% मेल मैरिड है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड हमें क्या बताना है, अनमैरिड का परसेंटेज बताना है, अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड का परसेंटेज बताना है। तो देखिए, अब यहाँ से एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास में फीमेल कितने मैरिड है बताइए, 70% फीमेल मैरिड है। इसका मतलब अनमैरिड कितने होंगे, फीमेल 30% अनमैरिड होंगे। क्लियर। इसी प्रकार से मेल, मेल के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए मेल जो है ना 50% मेल मैरिड है, इसका मतलब अनमैरिड कितना होगा, 50% अनमैरिड होगा। क्लियर। तो यहाँ से, ठीक है, 40 का 30% कितना होता है, 12। क्लियर। इसी प्रकार से 60 का 50% कितना होगा, 30। क्लियर। 50% मतलब आधा। तो टोटल हमारे पास में कितना आया बताइए, अनमैरिड, अनमैरिड आया 42।
और क्योंकि ये 42 जो है ना, ये 100 में, ओवरऑल 100 में 42 अनमैरिड है, मेल और फीमेल को मिला के। इसका मतलब परसेंटेज कितना होगा? 42% सीधा। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अ डजन ऑफ पेयर सॉक्स कोटेड एट रुपीज 180 आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, एक डजन क्या है? सॉक्स है। ओके, मोजे है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 12 पेयर सॉक्स। ओके, 12 पेयर सॉक्स का जो एमआरपी लिखा हुआ है, एमआरपी, ठीक है, एमआरपी वो कितना है बताइए? 180 रुपये। ओके, 180 रुपये 12 पेयर्स सॉक्स का दाम, एमआरपी है इतना, ठीक है ना। अब इसको, इसमें डिस्काउंट दिया जाता है कितने का? 20% का। इसका मतलब इसको बेचा कितने में जाएगा, या जो खरीदने वाला होगा वो इसको कितने में खरीदेगा, और बेचने वाला कितने में बेचेगा बताइए? 12 पेयर सॉक्स को खरीदा जाएगा कितने में? 20% के डिस्काउंट में। इसका मतलब 80% में बेचने वाला बेच रहा है और खरीदने वाला 80% में इसको खरीद रहा है। इसका 80% निकालेंगे तो 180 का कितना आएगा बताइए? 144 रुपये आएगा। क्लियर? ये 144 रुपये क्या है? शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस, और जो कस्टमर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 48? बोल रहा है कि बताइए 48 रुपये में कितने जोड़े मोजे खरीदे जाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 12 पेयर्स के लिए कितना रुपये पे करना पड़ेगा? 20% डिस्काउंट होने के बाद में 144 रुपये। तो एक पेयर का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? पहले हम लोग यहाँ से एक पेयर का निकाल लेते हैं। तो एक पेयर के लिए 12 से भाग करेंगे तो ये 12 बार जाएगी, 12 रुपये। ओके, एक पेयर के लिए कितना है? 12 रुपये। तो हमको कितना निकालना है? 48 रुपये। ठीक है ना, तो 48 रुपये में कितने पेयर, कितने जोड़े हम लोग खरीद सकते हैं, ये निकालना है ना। तो बताइए इस 12 को 48 बनाने के लिए हम लोग को किससे गुना करना पड़ेगा? 12 को 48 बनाने के लिए 4 से गुना कर देंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 पेयर्स, और इधर हो जाएगा आपका 48 रुपये। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो 4 पेयर्स बन जाएगा। ठीक है ना, 4 पेयर्स के लिए कितना खर्चा आएगा? 48 रुपये। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रेशियो अगेन सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए इज टू बी इज टू सी 1/4 इज टू 1/3, ओके, इज टू 1/2। ये ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से प्रॉपर रेशियो निकाल लेते हैं ए इज टू बी इज टू सी का। तो प्रॉपर रेशियो निकालने के लिए हम लोग पहले तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कितना मिलेगा? देखिए एलसीएम आ जाएगा 12। 4 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगी, 3 से भाग करेंगे तो 4 बार, और 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी? 6 बार। ओके, ये 3, 4 और 6 का अनुपात बन जाएगा, ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए ए बाई बी इज टू बी बाई सी इज टू सी बाई ए बताना है। ए बाई बी मतलब 3/4। ओके, ए बाई बी मतलब 3/4, लिखने की जरूरत नहीं है ए बाई बी। अब देखिए बी बाई सी मतलब 4/6। क्लियर? फिर इसी प्रकार से सी बाई ए बताना है। सी मतलब कितना है? 6। ओके, ए कितना है? 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 4, 6 और 3 का लॉस ऑफ लेंगे तो कितना आएगा बताइए? 12। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करना है? फिर दोबारा 4, 6 और 3 का एलसीएम ले लिया, तो अब 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगी? 3 बार। 3 गुना 3 9। क्लियर? जैसे कितनी बार? 2 बार। 2 से 4 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 8। इसी प्रकार से 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगी, और 4 गुना 6 कितना होगा? इसको गुना कर देंगे 24। तो 9, 8 और 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ये ए बाई बी बाई सी और सी बाई ए का रेशियो होगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक मिक्सर एलिगेशंस का क्वेश्चन से देखिए क्या लिखा है। वन कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। एक कप में, ठीक है ना, हमारे पास में एक कप है, इस कप में जूस और वाटर, ठीक है, जूस और वाटर है। क्या बोल रहा है कि इसमें जूस और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 5:2। क्लियर? यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए दूसरा कप है हमारे पास में, कप नंबर 2। इसमें क्या लिखा है? देखिए वाइल अनदर कप ऑफ द सेम कैपेसिटी। अब कैपेसिटी सेम है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर टोटल क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 7 है, तो द सेम कैपेसिटी हैज देम इन द रेशियो 7:4। और यहाँ पर जो रेशियो हमें गिवन है वो 7:4 गिवन है। ठीक है ना, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ से कितना आएगा? 11। तो मुझको यहाँ से एक चीज बताने की कोशिश कीजिए, क्या यहाँ पर टोटल क्वांटिटी सेम है क्या दोनों में? नहीं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए हम लोग ऊपर में नीचे वाले वैल्यू से गुना कर देंगे, और नीचे ऊपर वाले वैल्यू से गुना कर देंगे। क्लियर? अब गुना करने से हमारे पास में क्या आएगा? ठीक है ना, क्वांटिटी इक्वल आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ कंटेंट्स ऑफ बोथ द कप्स, ये दोनों कप में जो कुछ भी लिक्विड है, ठीक है ना, उसको क्या करना है? व्हेन फुल, जब फुल होता है, आर पोर्ड इन अ वेसल। अब देखो इसको तीसरे वेसल में, यानी कि तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द, ठीक है ना, वेसल्स। हमें वाटर और जूस का रेशियो बताना है। फाइनल मिक्सर में वाटर और जूस का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल कर लेंगे। क्वांटिटी तो इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 से गुना करेंगे किसको? 5 को, जूस को। कितना आएगा बताइए? 11 × 5 = 55। पहले में 55, दूसरे में 22। क्लियर?
दूसरे बर्तन में देखिए क्या हमारे पास में 7 से गुना किया है, यहाँ पर 7 सते 49, ओके, यहाँ पर 7 चरे 28। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास में जो थर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर जूस जूस को ऐड कर देंगे, वाटर वाटर को ऐड कर देंगे, तो जो मिक्सर बनेगा इसमें देखिए कितना आएगा 104, ओके, 104, 104, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए 50। इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो आएगा वैल्यू 52:25। ये किसका रेशियो बताइए, 52:25 किसका है, ये जूस और वाटर का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वाटर टू जूस का रेशियो, यानी हमें बताना है वाटर और जूस का रेशियो। तो वाटर कितना है 25, जूस कितना है, जूस हमारे पास में 52, क्लियर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, इस टाइप के दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन होता बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, A man can row 15 kilometers per hour in still water and he finds that it takes him twice as much time to row up than as to row down in the same distance in the river। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, और बोट एंड स्ट्रीम का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले स्पीड का ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। स्पीड का ग्राफ किस, स्पीड का मतलब किसका, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है बोट का स्पीड, ठीक है, उसके बाद में वाटर, फिर उसके बाद में डाउन स्ट्रीम, फिर उसके बाद में अप स्ट्रीम का, इस प्रकार से आपको स्पीड लिखना है, ठीक है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में देखिए बोट का स्पीड गिवन है, कितना गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने बोट की स्पीड को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बोट को डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है ना वो 2 गुना लग रहा है, यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 1 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम जाने में उसको 2 यूनिट समय लगेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इनके स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, टाइम का रेशियो यदि 1:2 है तो स्पीड का रेशियो 2:1 होगा। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड का रेशियो आ गया। अब अगर डाउनस्ट्रीम का स्पीड 2 यूनिट है और अपस्ट्रीम का स्पीड 1 यूनिट है, तो इन दोनों को जोड़ने पर, रेशियो है तो डायरेक्टली जोड़ के लिख सकते हैं, 2 और 1 कितना होगा 3, ये बोट का स्पीड होगा, ठीक है। दोनों को घटाएंगे तो वाटर का स्पीड आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा वो 1, क्लियर। तो यहाँ से हमको सबका रेशियो मिल गया, चाहे वो बोट का हो, वाटर का हो, डाउन स्ट्रीम का हो या अपस्ट्रीम का हो। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए द स्पीड ऑफ द करंट, हमको बताना है इस 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि करंट का स्पीड बताना है, वाटर का स्पीड बताना है, ठीक है। तो वाटर का स्पीड कितना है 1 यूनिट, हमें इस 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमको पता है कि बोट का स्पीड जो है ना वो 3 यूनिट के बराबर है, किसके बराबर 3 यूनिट, और 3 यूनिट कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर है, 15 किलोमीटर पर आवर के बराबर, ठीक है। 3 यूनिट का वैल्यू जो है ना वो 15 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अगर 3 यूनिट 15 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा बताइए, 1 यूनिट हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग को वाटर का स्पीड चाहिए जो कि 1 यूनिट के बराबर है, 5 किलोमीटर पर आवर। मेंटली कर सकते हैं, ठीक है ना, दिखने में बहुत, ठीक है ना, टॉप दिखता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन से देखिए, इफ अ मैन रन्स एट 6 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज हाउस, ही मिसेस द ट्रेन एट द स्टेशन बाय 8 मिनट। देखिए क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक आदमी यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो ट्रेन को मिस कर देता है 8 मिनट से, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इफ ही रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 7 मिनट बिफोर द डिपारेचर ऑफ द ट्रेन। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता तो वो ट्रेन छूटने से 7 मिनट पहले ही पहुंच जाता। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, तो डिस्टेंस दूरी बताना है। तो देखिए दूरी बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के लेट और अर्ली टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो आपको स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 करना है, ठीक है। स्पीड 1 और स्पीड 2 को गुना करेंगे, क्लियर। और नीचे क्या करेंगे, स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस देंगे, क्लियर। ओके, यहाँ पर इंटू कर देंगे किससे, T1 प्लस T2 से, ओके, T1 T2। ये T1 T2 का मतलब एक बार लेट हो रहा है एक बार अर्ली हो रहा है तो आप लोग को प्लस करना है, क्लियर। डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। अब देखिए जो भी यहाँ पर गिवन है अब उसको यहाँ पर हम लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए पहले का स्पीड कितना था 6, ओके, बाद में इसका स्पीड कितना हुआ इंक्रीज होकर 10 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का। आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। अब देखिए T1 प्लस T2, यानी कि एक बार लेट हो रहा था 7 मिनट, एक बार 8 मिनट अर्ली हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर एक बार लेट एक बार अर्ली है तो, ठीक है। तो 7 प्लस 8 कितना होगा 15, नीचे कितना है 60, क्लियर। अब देखिए कितना आएगा, सबसे पहले ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, हमारे पास में कितना आया बताइए 15/4, ओके। तो 4 से 15 को भाग करने पर 4 तिया 12, 3/4 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। दिखने में लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन कुछ नहीं होता, एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है ना। जब भी हम क्वेश्चन में ये लेट और अर्ली टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड डिस्टेंस में, मेंटली कर सकते हैं आप टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है देखिए, ए कैन डू
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिनों में कर देता है। एंड बी इन 20 डेज। बोल रहा है कि ए किसी काम को करने के लिए 12 दिन का समय लेता है, जबकि बी सेम काम को करने के लिए 15 दिन का समय लेता है। इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज। देखो दोनों ने काम करना शुरू किया है, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को टोटल काम चेक करना पड़ेगा। टोटल काम कितना होगा? 60। ओके, एफिशिएंसी चेक कर लेंगे। एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए टोटल एफिशिएंसी कितना होगा यहाँ पर? 9। दोनों का जो एफिशिएंसी आएगा वो 9। क्लियर? अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? देखिए दोनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया। अगर एक दिन में 9 काम कर रहा है, ओके, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 45 काम। ओके, 45 काम कर दिया ए और बी ने साथ में। कितने दिनों में? 5 दिनों में। अब देखिए कितना काम हो गया? 45। तो बचा हुआ काम कितना होगा बताइए? बचा हुआ काम होगा 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो 15 काम। ओके, ये है ना? 12 और 15 का एलसीएम 60। 12 पंचे 15 चारे 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना होगा बताइए? रिमेनिंग वर्क होगा 15। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए जो बचा हुआ काम है ना, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 3 डेज। अब बचे हुए काम कौन करता है बताइए? सी करता है। और सी को बचे हुए काम को करने के लिए समय कितना लगता है? 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, सी को बचा हुआ काम करने के लिए 3 दिन का समय लग रहा है। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। तो सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, सी कितना काम कर रहा है, यानी कि टोटल काम को भाग कर देंगे सी के द्वारा लिया गया समय से। ठीक है ना, टाइम से भाग कर देंगे। सी को कितना काम करना है? 15 काम। सी का सी कितने दिन तक काम कर रहा है? ठीक है, 3 दिन तक। तो सी का जो एक दिन का जो एफिशिएंसी बनेगा वो कितना बनेगा? 5 काम। क्लियर? सो सी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो बताइए सी को पूरे काम करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है, सी का टाइम पूछा है। सी का टाइम पूछा है तो मेंटली अब बता सकते हैं। सी का टाइम निकालना है पूरे काम के लिए, तो पूरा काम कितना है आपको पता है, और सी का एफिशिएंसी कितना है ये भी आपको पता है। तो निकाल लिया हम लोगों ने। टोटल काम है 60। ओके, सी का एफिशिएंसी 5, तो 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी? ये 12 बार। तो सी पूरे काम को निपटा देगा कितने दिनों में? 12 दिनों में। ओके, क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, इजीली कर सकते। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। ओके, मिक्सर एंड एलिगेशंस का क्वेश्चन से देखिए क्या बोल रहा है। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन स्प्रिट एंड वाटर मिक्स इन द रेशियो 5:2 एंड 7:6। हमारे पास में दो बर्तन है। मान लेते हैं एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन है बी। ये दो बर्तन में 5:2 और 7:6, 7:6 इस रेशियो में हमारे पास में क्या है? स्प्रिट और वाटर है। क्लियर? ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच दिस मिक्सर्स बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सर इन वेसल सी कंटेनिंग स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 8:5। बोल रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो नेक्स्ट हमारे पास में जो वेसल सी होगा, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा बर्तन सी होगा, इस बर्तन में स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 8:5। देखिए हम लोग को यहाँ पर मिक्स करना है किस रेशियो में? क्वेश्चन बोल रहा है किस रेशियो में मिक्स करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर टोटल क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितना है? 7। यहाँ पर 13, यहाँ पर 13। हम लोग सबसे पहले इनके क्वांटिटी को इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल बनाएंगे तभी जाके हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो क्वांटिटी को इक्वल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 13 से गुना करेंगे, यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, यहाँ पर इससे 7 से गुना करेंगे। देखिए क्वांटिटी सेम हो गया ना। अब आपको लगाना है यहाँ पर। देखिए जब भी क्वेश्चंस में ये टर्म्स दिया जाए इन विच रेशियो, आपको हमेशा, ठीक है ना, मिक्सर को किस अनुपात में मिलाना है। जब भी ये टर्म्स लिखा जाए तो आप लोग हमेशा एलिगेशंस लगाइए। ठीक है, तो एलिगेशंस लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को, ठीक है ना, टाइप एक रखना है, यानी कि हम लोग एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिगेशंस लगा सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर मैं एलिगेशंस लगाऊं तो सबसे पहले मुझको या तो स्पिरिट में एलिगेशंस लगाना पड़ेगा या तो केवल वाटर में एलिगेशंस लगाना पड़ेगा। हमेशा टाइप को सेम रखना है। चलिए मैं यहाँ से स्पिरिट में एलिगेशंस लगा के देखता हूँ। ठीक है, स्प्लिट में एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास में दो वेराइटी का स्प्लिट है। यहाँ पर देखिए वेराइटी 1 वेराइटी 2। क्लियर? यानी कि ए बी और सी। तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ए में किससे गुना किया है? 13 से। तो 13 से 5 को गुना करेंगे, 13 पंचे 65। इसी प्रकार से बी में मैंने किससे गुना किया है? 7 से। 7 गुना 7 49। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में जो मिक्सर है, मिक्सर को मैंने किससे गुना किया है? 7 से। 7 8 56। क्लियर? अब देखिए यहाँ से जो रेशियो आएगा ना वो क्वांटिटी का रेशियो होगा, और किस अनुपात में मिलाया गया तो वो निकल जाएगा। देखिए दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 6। ओके, 56 में 49 घटाएंगे, सॉरी सॉरी 7। ओके, यहाँ पर देखिए 65 में 56 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। यानी कि इसको किस रेशियो में मिलाया गया? तो 7:9 के रेशियो में। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे तो वाटर में भी एलिगेशन लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ओके, लेकिन जब भी क्वेश्चन में ये टर्म्स दिया जाए इन विच रेशियो, तो आपको हमेशा एलिगेशन लगाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है। देखिए
मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ट्राइंगल का। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी बराबर बी सी, ज्योमेट्री है सॉरी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए बी बराबर बी सी है, ठीक, ये गिवन है हमें ट्राइंगल में। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे, क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए मान लेते हैं ट्राइंगल का वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल बी का जो वैल्यू है ये एक्स डिग्री के बराबर है, ठीक है, एंगल बी एक्स डिग्री। और यहाँ पर देखिए ए बी बराबर बी सी, यानी कि दो साइड्स बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है। इसका मतलब यदि कोई दो साइड्स बराबर हो, इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस ट्राइंगल में केवल दो साइड्स ही नहीं बल्कि दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये एंगल अपोजिट एंगल्स याद रखना है, ये भी बराबर होते हैं, एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स, बराबर साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए का जो वैल्यू दिया है वो कितना है बताइए, 2x माइनस 20 डिग्री। अगर ये 2x माइनस 20 डिग्री है तो ये भी एंगल सी भी आपका 2x माइनस 20 डिग्री ही होगा। बात क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हम सबको पता है कि ट्राइंगल के तीन एंगल का जो सम होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। बस अब यहाँ पर रख देंगे। एंगल ए कितना है बताइए, एंगल ए हमारे पास में 2x माइनस 20, ओके। एंगल बी कितना है, एक्स डिग्री। एंगल सी कितना है, ये भी सेम है 2x माइनस 20, और टोटल हमारे पास में कितना है 180। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे सबको, देखिए 2x एक्स प्लस 2x 5x इज इक्वल टू, ये -20 और -20 इधर आने पर हो जाएगा +40, ओके ओके। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 220, ठीक है। भाग करेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 44 बार। 5 चारे 20, 5 चारे 20, तो x का मान कितना आया, 44 डिग्री के बराबर होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। वीडियो को होल्ड कीजिए, पहले तो खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है। एक्स एज 3 years एगो वॉज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, ओके। एज का क्वेश्चन, सॉरी ये लिखा है ना, देखिए एक्स का जो एज है ना वो 3 साल आगे क्या था, 3 गुना था किसके एज का, वाई के प्रेजेंट एज का। तो हमारे पास में एक्स वाई और जेड ये तीन आदमी है, ठीक है। एक्स का जो एज 3 साल आगे, ठीक है ना, 3 years एगो, ये हमसे बोला गया है। 3 साल आगे का जो एज है एक्स का वो वाई के प्रेजेंट एज का कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना है, तो हम लोग मान लेते हैं वाई का जो प्रेजेंट एज है वो ए है। तो 3 साल आगे एक्स का जो एज था वो कितना था, 3 गुना यानी कि 3 ए। तो प्रेजेंट एज कितना होगा एक्स का बताइए, एक्स का प्रेजेंट एज होगा 3 ए में 3 साल ज्यादा। क्लियर, ये एक्स का प्रेजेंट एज है। अब जेड के बारे में क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट जेड एज इज ट्वाइस द एज ऑफ वाई। और जेड का जो एज है प्रेजेंट में वो ए के एज का 2 गुना है। क्लियर। ऑल्सो जेड इज 12 years यंगर देन एक्स। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो जेड है ना ये एक्स के कंपैरिजन में कितना कम है बताइए, 12 साल कम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3a+3 ये एक्स का एज है, क्लियर। इससे कम है कौन, 2a। कितना कम है, 12 साल, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 3a+3 -2a इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से a का जो मान आएगा इसको इधर लाएंगे +3 को तो ये हो जाएगा -3। क्लियर, यहाँ से हटाएंगे तो इधर माइनस, ए बराबर 9 साल। क्लियर, तो ए का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, 9 साल के बराबर। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता वाई का एज, तो वाई का एज सीधा कितना आता, 9 साल। लेकिन हमको किसका बताना है, जेड का, ओके। जेड का बताना है जो कि 2a के बराबर है। तो 2a मतलब 9 × 2। क्लियर, कितना आ जाएगा, 18 साल। ये किसका एज है, ये एज है प्रेजेंट में किसका, जेड का, ओके। जेड का प्रेजेंट एज कितना होगा, 18 साल होगा। क्लियर, नहीं समझा तो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अब बस आपको यहाँ पर, ठीक है ना, सही आइडेंटिटी यूज करना आना चाहिए। देखिए जैसे 0.943 इंटू 0.943 दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, टॉप लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए मान लेते हैं 0.943 हमारा ए, तो अगर ये ए है तो ये ए इंटू ए बनेगा। इसी प्रकार से 0.057 को हम लोग मान लेते हैं बी, तो ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, नीचे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको ए माना है तो ये ए इंटू ए क्या बनेगा, ए क्यूब। इसी प्रकार से नेक्स्ट को हम लोगों ने माना है बी इंटू बी क्या बनेगा, बी क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये ऊपर में हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी, ओके, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ओके। अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट करने पर ये और कट जाएगी। हमारे पास में क्या बचा,
1/a+b, a+b। अब a कितना है बताइए? a है 0.943, b कितना है बताइए? b है 0.57, 0.057। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो हमारे पास में a प्लस b भी 1 आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 1 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। आप चाहे तो सेकंड्स में लगा सकते हैं बिना लिखे, ठीक है ना? डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। फ्रैक्शंस देखिए यहाँ पर क्या बताना हमें? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में हम लोग को इस सीरीज को लिखना है, ठीक है ना? बड़े से छोटे के क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शंस को उठा लेते हैं, किसी एक को इसमें से। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 5/9, ठीक है? तो करने के बहुत सारे तरीके आते हैं। 7/11, 8/15, ठीक है? 11/70, ऐसे बहुत सारे तरीके आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के। लेकिन सबसे आसान होता है जब भी आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर रहे हैं ना, घटते हुए क्रम में चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपको सब में एक-एक जीरो लगाना है इस प्रकार से। एक-एक जीरो लगाते ही आपके सामने उत्तर आ जाएगा, बस एक बार भाग कर लीजिए। 9 से कितनी बार? 5 बार। 9 पंचे 45, फिर 5 बचा, फिर 9 पंचे 45, क्लियर? फिर 11 से, 11 छके 66, भाग कीजिए, फिर 4 बचा, 4 में, ठीक है ना? मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट होता है ना ये, लगभग, फिर यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट थे। 11 छके 66, 4 बचा, 11 तिया 33, बिना पॉइंट को लिखे भी कर सकते हैं। 11 छके 66 बचा 4, 11 तिया 33, क्लियर? 15 से भाग करेंगे, 15 पचे 75, फिर 5 बचा, 15 तिया 45, ओके? यहाँ पर 17 छक्के 102, क्लियर? 17 छक्के 102 बचा 8, 17 चौके 68, यानी कि लगभग 64 के बराबर, क्लियर? ओके, तो अब देखिए देखिए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ा दिख रहा है 11/17, ओके? इससे छोटा कौन है बताइए? इससे छोटा है 7/11। नेक्स्ट इससे भी छोटा कौन सा है? 5/9, ओके? यानी कि ये सीक्वेंस बनेगा। फिर उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है? 8/15। अब देखिए ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है? ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन एक पूछे गए थे डेडी कांस्टेबल के पेपर में, ठीक है? क्या लिखा हुआ है देखिए? 4x इक्वल टू पी, एक्स प्लस 3 है ना, इसको चलिए काट ही लेते हैं यहाँ से। देखिए मतलब वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी इंटू एक्स, पी एक्स प्लस पी इंटू 3, 3p, ओके? क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी तो लिखेंगे नहीं दोबारा। एक्स इंटू क्यू, क्यू एक्स, या बोलेंगे क्यू एक्स, या बोलेंगे एक्स क्यू, क्यू इंटू 1 क्यू, क्लियर? अब देखिए आपको क्या करना है? इसको जस्ट अरेंज करना है, ठीक है? 4x इज इक्वल टू, यहाँ से पी एक्स है और यहाँ से क्यू एक्स है, इसको एक साथ लिख लीजिए। यहाँ से p को कॉमन ले लीजिए, सॉरी p नहीं, x को कॉमन ले लीजिए क्योंकि x से में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? p प्लस क्यू मिलेगा, ठीक? यहाँ तक बचा क्या? यहाँ पर आपके पास बचा 3p प्लस 3p माइनस क्यू, ये बचा ना? चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन। क्या करने वाले हैं? कंपैरिजन। किसके साथ में? देखिए यहाँ पर x के साथ में 4 है, तो यहाँ पर भी p प्लस क्यू दिख रहा है ना? अगर ये p प्लस क्यू के बदले यहाँ पर 4 होता तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता। इसी प्रकार से इसके बदले यहाँ पर 3p माइनस क्यू के बदले यहाँ पर 0 होता, तो क्या ये 4x के बराबर नहीं होता? बताइए, 100% होता है, ठीक है? जैसे ये देखिए 4x है, अगर मैं p प्लस क्यू को कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना? p प्लस क्यू को 4 मान लो, तो ये 4x हो जाएगा, ओके? प्लस और 3p माइनस क्यू को 0 के बराबर रख दो, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं? देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब p प्लस क्यू 4 है और 3p इज इक्वल टू क्या है बताइए? 3p माइनस क्यू बराबर 0 है। इसका मतलब 3p किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा, क्लियर? क्यू किसके बराबर है? 3p के बराबर। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, देखिए इसको रख लेते हैं यहाँ पर p, क्यू कितना है? क्यू 3p के बराबर है, 3p के बराबर है, इज इक्वल टू कितना होगा? 4। कंपैरिजन करना है बस, कुछ नहीं, आंसर आ चुका है। देखिए 4p इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से p का जो वैल्यू हमारे पास में आएगा वो कितना आएगा? 1 के बराबर, ठीक है? p कितना आया? 1। अगर p 1 है तो आपको क्या बताना है? p और q का मान बताना है। p तो पता लग गया, अब हम लोग को चाहिए क्या? q। अब देखिए यदि p 1 है तो 1 और कितना जोड़ने पर 4 होता है? 3 जोड़ने पर 4 होता है, तो यहाँ से q का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्जाम में। देखिए कैसे कंपैरिजन करना होता है, समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन से पहले हम लोग डेसिमल काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 3 6, 3 9 और 2 11, यहाँ पर 3 4 7 और 4 11, यानी डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है। इसका मतलब डेसिमल का कोई काम नहीं है, हम लोग केवल नंबर को लिखेंगे। 9 36 16 और 8। पहले तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल को लिख लेते हैं, ठीक है? इस प्रकार से नीचे देखेंगे हमारे पास में 2 है,
उसके बाद में 8, उसके बाद में 2। क्लियर? अब बस देखिए हो गया सॉल्व, क्योंकि डेसिमल लिखना ही नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद में ऊपर नीचे हमारे पास में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे 8 से 8 कैंसल। ओके, चलिए यहाँ से रूट से बाहर निकालते हैं, तो ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। नीचे देखिए 2 गुना 2 कितना होगा? 4। 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, 2 से काट देंगे इसको कितनी बार? 2 बार। अब कर लेते हैं। 3 छक 18 दूनी कितना होगा? 36। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगेन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर बोल के बोल रहा है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए ग्रेटेस्ट, कौन सा? 4 डिजिट वाला नंबर। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को चेक करना है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए सबको पता है ना। अब देखिए ये तो आपको पता होगा कि आप लोग चाहे तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ 100 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 100 का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, अब इसके नीचे जो छोटी संख्या है ना वो कितना होता है बताइए? 99 होता है। हम लोग को चाहिए 10,000 के आसपास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि हम लोग को बस 99 का स्क्वायर चेक करना है। 99 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? ठीक है, ये 100 में एक कम है, ये नहीं बताइए 100 में कितना कम है? एक कम है, तो एक का स्क्वायर 01। 100 में जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है 01। अब इसी एक को माइनस कर देंगे, 99 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 98। क्लियर? 9801, 9801। ओके, ये होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नॉर्मली आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्जाम में, और ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है। देखिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 0.04, 0.04 सेम चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है। एक काम करना आप लोग, देखिए नीचे क्या है? देखिए नीचे इसमें ना 0.04, 0.04, 0.04 का मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है ना वो इस टाइप के क्वेश्चन ना इसके आगे वाले वीडियो में भी आप लोग को करा चुका हूँ। यहाँ पर क्यूब रूट है, मान लेते हैं ये हमारा ए है। ठीक है, ये तो ये ए का क्यूब 0.02 को हम लोग ए मान लेते हैं। ये ऊपर वाला जो नेक्स्ट हमारे पास में बनेगा वो बी क्यूब। क्लियर? देखिए यहाँ पर ना ये जो 0.2 है ना, 0.2 को यदि मैं 0.2 से गुना करूँ, ठीक है, सॉरी 0.2 को यदि मैं 0.2 से गुना कर दूँ, 0.2 को यदि मैं 0.2 से नहीं बल्कि 2 से गुना कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा? 0.4 आएगा। आएगा ही नहीं बताइए? ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर ना नीचे किससे गुना किया बताइए? मैंने यहाँ पर गुना किया क्योंकि मैंने 3 बार गुना किया, इसका मतलब मैंने यहाँ पर गुना किया है 2 के क्यूब से। किसको गुना किया बोलने से? 2 के क्यूब से गुना किया है 0.2 के क्यूब को। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास में कितना बोलने से? देखिए मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास में बचेगा क्या बोलने से? यहाँ पर देखिए ये बचेगा यहाँ पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा। क्लियर? ऐसे देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखना, इसको मैंने 3 बार किया है ऐसा, तो 0.02 इतना होता है। फिर इसी प्रकार से 0.4 को यदि मैं गुना कर दूँ 2 से तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्यूब से गुना किया है दोनों में। ठीक है ना, क्यूब से गुना किया ऊपर, 2 के क्यूब से यहाँ पर गुना किया, इसको गुना किया, इसको गुना किया, तो वैल्यू इसके बराबर आता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसको काट लेंगे यहाँ से, हमारे पास में जो वैल्यू आएगा ये और ये तो कट जाएगी, तो जो बचा हमारे पास में क्यूब रूट 1/2 का क्यूब, जो कि हम पता है कि देखिए 2 का क्यूब है ये है ना, तो ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो हमारे पास में बचा 1/2। इसका मतलब होता है 0.5। तो बेसिक से सवाल था, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं बिना लिखे। ठीक है, मेंटली बस आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर इसके बाद में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1/k के बराबर। और केस किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखिए के का मान निकालना। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर रेशियो का एक, ठीक है ना, रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उस रूल को हम लोग जानते हैं एडेंडो के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? एडेंडो। ये एडेंडो क्या होता है तो समझा देते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है, एक्स बाई ए लिखा हुआ है, ठीक है, और ये बराबर है वाई बाई बी के। ठीक है, इसी प्रकार से ये बराबर है किसके? जेड बाई सी के बराबर है, और ये बराबर है मान लेते पी के बराबर है। तो ठीक है ना, ये जो होता है ना, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर, ये तीनों बराबर है। तो जब हम लोग एडेंडो लगाते हैं तो इनका जो रेशियो एडेंडो में क्या होता है कि ऊपर ऊपर वाले को ऐड करना होता है। यानी कि यहाँ पर यदि हम लोग न्यूमेरेटर को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे आएगा हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी।
तो ये जो रेशियो होगा ना अभी भी सेम होगा, ठीक है ना? जब हम लोग यहाँ पर एडेंडो अप्लाई करते हैं, तो एडेंडो क्या बोलते हैं हमेशा कि ठीक है ना, सम ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो होता है ना, वो प्रीवियस रेशियो के बराबर होता है, यानी कि रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, क्लियर? ये रूल ऑफ एडेंडो बोलता है, ओके। तो रूल ऑफ एडेंडो के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को जोड़ के, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को जोड़ के क्या कर सकते हैं, जो रेशियो आता है ना, वो रेशियो प्रीवियस रेशियो के बराबर होते हैं, एक्स बाई ए, वाई बाई बी और जेड बाई सी के बराबर ही होते हैं, रेशियो सेम होता है, ठीक है ना? तो यही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबको ऊपर में जितने भी नंबर है सबको ऐड कर लेंगे, लेकिन न्यूमिनेटर में सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर क्या आएगा बताइए, ऊपर में आएगा हमारे पास में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आएगा या नहीं बताइए, ठीक है? अब नीचे देखिए, नीचे क्या है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, रेशियो अभी भी क्या रहेगा, 1/k ही रहेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो ऊपर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे हमारा क्या होगा बताइए, नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा नीचे वाला वैल्यू होगा, क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, हमारे पास में आंसर आ चुका है, बस ये इक्वल टू होता है किसके बराबर, 1/k के बराबर, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर नीचे सेम है, तो इसको काट देंगे। हम लोग को चाहिए के का मान, तो यहाँ से हम लोग को मिला 2 इज इक्वल टू 1/k, के का वैल्यू क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा, क्लियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं, आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे, और इसके बाद में मैं आप लोग के लिए सेट नंबर 11 जल्दी लाने वाला हूँ। इसके बाद में जीके भी हम लोग करेंगे, जीके तो मैं कंटिन्यूसली डालूंगा, ठीक है? मैथ्स का वीडियो ऑफलाइन क्लासेस के कारण मैं सही से डाल नहीं पाता हूँ, फिर भी जितना हो सके डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है? थैंक यू। वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की भी कोशिश करना है, ठीक है? थैंक यू।